और दुनिया में जिस पद को एक भगवान का दर्जा दिया जाता हो, यानी कि डॉक्टर, जो डॉक्टर लोगों की जान बचाने का कार्य करता हो, वही डॉक्टर जब लोगों की जान लेने लगे या छोटे शब्दों में कहा जाए, तुच्छ शब्दों में, कि आतंकवादी का काम करने लगे, आतंक फैलाने लगे, तो वो भारत देश ही नहीं, कोई भी देश हो, बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और सालासर मिशन न्यूज़पेपर और मैं हूं विनय प्रजापति। 7 नवंबर को गुजरात के अंदर जो घटना हुई, या फिर जो बड़ी घटना होने से एटीएस की टीम ने रोका, काफ़ी सराहनीय काम रहा उनका। और उनके इस कार्य की सराहना से कहीं ना कहीं दिल्ली को भी सीखना चाहिए था। जो चूक दिल्ली में हुई सुरक्षा एजेंसियों से, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा निर्दोष लोगों को। एक विस्फोट में वहाँ पर लगभग 8 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। इसी विषय पे आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच में 3 मेहमान हैं। एक एक करके शॉर्ट में परिचय कराएंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे देश के अंदर जो चल रही गतिविधि के बारे में। हमारे साथ में आज जो मुख्य मेहमान हैं परम पूज्य राम स्वामी जी, स्वामीनारायण गुरुकुल स्कूल सलवाव से। दूसरा हमारे साथ में है राजीव पांडे जी, जो संवेदना हॉस्पिटल है वापी में और आम आदमी पार्टी वलसाड़ ज़िले के प्रेसिडेंट हैं। साथ में तीसरे व्यक्ति जो अधिकतर आप देखते रहते होंगे कहीं ना कहीं उनको, सुमित प्रताप सिंह राणा, करणी सेना भारत के, अब इनका पद बदल चुका है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बन चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे ज़्यादा समय ना लेते हुए। और जो चौथा चेहरा आप हमारे साथ में देख रहे हैं, हमारे साथी को एडिटर इन चीफ मनोज चौहान जी। स्वामी जी, किस तरीके से देखते हैं कि गुजरात में जो घटना होने वाली थी, लेकिन गुजरात की एटीएस टीम ने और यहाँ पर सतर्क जो एजेंसियाँ थीं, उन्होंने उस घटना को तो रोक लिया, लेकिन 7 तारीख को यहाँ पर जब एटीएस की टीम उन 3 आतंकियों को पकड़ती है और 10 तारीख को दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है, किस तरीके से देखते हैं इस पूरी घटना को? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा एटीएस की टीम को, जिन्होंने बहुत बड़ी हानि होने से, बहुत बड़े जन हानि होने से रोक लिया। सबसे पहले खूब बहुत बहुत धन्यवाद और सराहनीय काम के लिए उनको खूब खूब बधाई हो। आजकल जो माहौल चल रहा है, जो ये पकड़े गए, इनको आप कितने हद तक सोचेंगे कि क्या नहीं कर सकते लोग। आप सोचो, हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर इज द सेकंड गॉड ऑन दिस प्लैनेट, भगवान का दर्जा हम देते हैं इनको। लेकिन जब हम अपना शरीर, अपनी जान सौंप देते हैं ठीक होने के लिए, उनके पास हम जाते हैं, और आज वही लोग एंगल बदल के जब हमारी जान लेने तक आ जाए, तो आप सोच नहीं सकते कि ये लोग क्या नहीं कर सकते हैं। तो मैं देश की जनता को जागरूक होने के लिए आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक जागरूकता फैलाए, और हम अपने कोई मजहब की कोई मतभेद के साथ नहीं है, लेकिन आप एक घिनौना जब कर्तव्य करते हो, घिनौने काम करते हो, और जब जान लेने की सोचते हो, तो फिर तो वहां हम अपना जरूर अपने धर्म की बात मानेंगे, धर्म की करेंगे। सब लोगों को यही आह्वान करता हूं कि आप अधिक से अधिक जागरूकता लाए, और देश में सच्चाई क्या है, आपने आज तक किसी हिंदुओं को पत्थर मारते हुए नहीं देखा होगा। कोई भी त्योहार हो, कोई भी प्रोग्राम हो, ये नहीं सुना होगा किसी ने पत्थर मारा, किसी ने गुंडागर्दी करी, किसी ने गला काटा। तो ये आतंकवादी के ये काम नहीं है जो करने के, वो करेंगे तो फिर हम आतंकवादी नहीं करते तो क्या कहेंगे। जब भी हम इस तरीके का कोई भी देश में माहौल बनता है, तो सालासर न्यूज़ टीम कोशिश करती है कि समाज के बीच में जो अग्रणी लोग, आप जैसे लोग हैं जो आज बैठे हमारे साथ में, तो जो सवाल रहते हैं वो हमेशा जनता के ही रहते हैं, हमारे पर्सनल कोई सवाल नहीं रहते। हमेशा एक चीज़ उठती है कि सवाल उठता है कि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन इस तरीके की घटनाएं हम बरसों से देखते हैं। और अभी हाल में जो घटना गुजरात में होने वाली थी, दिल्ली में हो चुकी, और उसमें कई महिला पुरुष, कई लोगों के नाम हैं, तो क्या कहेंगे, अभी भी यही चीज़ें चलेंगी कि आतंक का कोई चेहरा नहीं होता? देखो, आतंक का कोई चेहरा नहीं होता हम सब बोलते हैं, लेकिन चेहरा एक ही है, वो सब जानते हैं। क्योंकि अधिकतर 99.99% कौन है, पूरी दुनिया जानती है कौन सी कौम है, कौन सा मजहब है। तो हम तो खुलेआम बोलेंगे कि भाई वही लोग है। तो इसके अंदर जागरूकता लाने की बहुत ही आवश्यकता है पूरे देश में। आज
हमारा सनातन धर्म, हमारे आदरणीय मोदी जी, अमित भाई शाह जी, योगी जी, जिन्होंने आज अपने क्या बोलते हैं एक बुलंद हौसलों के साथ देश की जो नींव बदली है, तो जरूर ना जरूर हम कहीं हमारे जागरूकता के सवाल उठता है कि हमारी जनता ये नहीं करे कि ये देश कहाँ है, किसके साथ हम खड़े हैं, हमारे साथ कौन है, नैतिकता के साथ हम किस राजनीति की ओर नहीं जाने चाहते, लेकिन जहाँ मजहब का सवाल आता है, जहाँ धर्म का सवाल आता है, जहाँ पब्लिक की सुरक्षा का सवाल आता है, तो जरूर हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं और अवेयरनेस और जागरूकता लाने की खूब आवश्यकता है और जरूर है देश में। बिल्कुल राजीव पांडे जी, आप उस फील्ड से भी हैं, एक MBBS किया हुआ डॉक्टर, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई चीन से उसने पढ़ाई की, काफ़ी अच्छा नॉलेजफुल व्यक्ति, किस तरीके से एक आतंकवाद के रास्ते पर चलता होगा? एज अ डॉक्टर आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मैटर को? नहीं, बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है कि डॉक्टर ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल, अब डिग्री लेना कहीं से न कहीं से किसी व्यक्ति का चरित्र निर्धारित नहीं करता है, पहली बात। ऐसे बहुत सारी घटनाएं पूर्व में भी हुई है, जब उन्होंने ऐसा कोई टेक्निकल आदमी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो और साइंटिस्ट ने ऐसे देश विरोधी काम किए हैं। ठीक है, तो ये इसका डॉक्टर व्यवसाय से मैं अब उसके नाम उसने MBBS किया है, डॉक्टर लगा है, तो ये पूरे डॉक्टर समुदाय को तो कहीं से इंगित या प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है, जहां तक मेरी सोच है। एक इक्के दुक्के सब तरह के लोग निकल जाते हैं अपवाद स्वरूप। जहां तक रहा आतंकवाद का बात, दो चीजें इसमें बहुत हैं। आतंकवाद एक आप यूं समझिए कि आतंकवाद राष्ट्रीय समस्या नहीं है, ये वैश्विक समस्या है। पूरा विश्व कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित है। इससे कोई मना नहीं करता। आतंकवाद मोदी जी के समय भी है, इंदिरा गांधी के समय भी था, राजीव गांधी भी कहीं न कहीं उसके शिकार हुए, किसी तरीके से जोड़ के देखा जाए तो। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप देखिएगा कि जो सरकार होती है उसकी ज़िम्मेवारी तो बनती है। सुरक्षा एजेंसियाँ कोई भी हो, NIA हो या ATS हो या हमारे BSF के जवान हो, कहीं न कहीं धन्यवाद के पात्र हमेशा रहे हैं और आज हम यहाँ चैन से रहते हैं तो निश्चित तौर पे उनके ही वजह से रहते हैं। हाँ, सरकार का रवैया ढुलमुल हमेशा रहता है। अब मैं बात करूँ इस सरकार की, एक 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 बड़ा हमेशा संजोग नहीं होता। कभी-कभी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो कभी-कभी आपको लगेगा कि प्रायोजित जैसी है। जब चुनाव आता है तो ही क्यों होता है? और अमित शाह जी के होते थे राष्ट्रीय स्तर के लीडर, अपन तो लोकल स्तर पे बात कर रहे हैं। अमित शाह का एक बयान समझ में नहीं आता, कहते हैं कि घुसपैठिए ये सब जो आते हैं, रोहिंग्या ये सब जो चीजें आती हैं, भैया 11 महीने से आप ही होम मिनिस्टर हो। मोदी जी 12 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, देश आपके हाथ में ही है, बॉर्डर को कैसे सील करना है। कभी कभी कहते हैं कि तार लगाना बड़ा मुश्किल है, ये बचकानी बातें। आपके हाथ में पूरा देश ने आपको सौंप दिया ना, प्रचंड बहुमत के साथ पिछली बार दिया, इस बार भी जोड़ तोड़ के बहुमत के साथ आपकी सरकार बनी, तो जिम्मेवारी आपकी बनती है कि आप देश को सुरक्षित रखें। स्वामी जी ने एक बात कही ना कि वो आतंकवाद का चेहरा, आतंकवाद का सही में कोई चेहरा नहीं होता है। हमारे वाले भी बहुत सारे निकले हैं, उनके वाले भी बहुत सारे निकले हैं। ये कुष्ठ रोग जैसे हैं, एक शरीर के किसी अंग को खराब हो जाने से हम उसको क्या करते हैं, उसको पहले उसका इलाज करते हैं, और जब बिल्कुल स्थिति वैसी ना बने तो हम उसको काट के हटा देते हैं। तो इसका हिंदू मुस्लिम से मेरा व्यक्तिगत मत है, मत स्वामी जी के अपने सम्मान योग्य है, बट मेरा मत ऐसा मानना है कि हम लोग न हिंदू को मानते हैं न मुसलमान को मानते हैं इस कुकृत्य में, और निहायत ही घिनौनी चीज है। और भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ का इतिहास गौरवशाली रहा है, गौरवशाली पुरुष महापुरुष लोग रहे हैं, जिनके आज भी हम अर्चना विवेचना करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये दुखद है। बट सरकार का ढुलमुल रवैया, आज तक 12 साल में कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं हुई है। जय जयकार से तो देश की सुरक्षा नहीं होगी ना। और अमित शाह के स्टेटमेंट आप उठा के देखिएगा, हम लोग भी गंभीरता से अखबारों के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से सुनते रहते हैं। आप सिर्फ कब तक बोलोगे? 12 साल से तो सत्ता आपके पास है, कब तक आप नेहरू जी को कोसते रहोगे? कब तक इंदिरा गांधी की दुहाई देते रहोगे? 12 साल से हो भैया, सेंट्रल में भी आप ही हो, मैक्सिमम स्टेट में आप ही हो 80%। सरकार के फेलियर देख रहे हैं।
निश्चित तौर पे है ना साहब, अगर मेरी संस्थान में कोई गलती होती है तो कॉलर मेरी पकड़ी जानी चाहिए। संस्था प्रमुख मैं हूँ, यहाँ पे कुछ होगा तो स्वामी जी या इनके ऊपर भी जो स्वामी जी हैं, प्रभु जी हैं, उनको पकड़ा जाएगा। निश्चित तौर पे आपकी जवाबदारी, आपको जनता ने चुन के भेजा भैया प्रचंड बहुमत से। आप जो चौड़ा होके घूमते हो ना, वो लोगों ने आपको पसंदगी दी है, तो आपने कुछ करा ही नहीं ना। कब तक आप रहोगे बॉर्डर से लोग घुस पाते आप? सीधे सीधे पे आप सरकार के फेलियर मार रहे हैं। आदि आक्षेप तो है ही ना, आक्षेप का ये सत्य है। मैं किसी पक्ष की बात अभी यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन आप गंभीरता से आप सोचेंगे तो ऐसा ही आपको। सुमित प्रताप सिंह राणा, पद काफ़ी आपका बढ़ गया है, गरम दल से आते हैं आप लोग, फट से तलवार बाहर आती है आपकी, और इंसाफ दिलाने का काम तो करते हैं आप लोग। आप कैसे देख रहे हैं इंटेलिजेंस का फेलियर, सरकार का फेलियर, देखिए पहले तो आतंकवाद का? पहले तो आपके टीवी के माध्यम से आपके न्यूज़पेपर सालासर मिशन और आपके सालासर न्यूज़, और खास तौर से आप और आपकी टीम का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि इस प्रकार राष्ट्र और धर्म की जब बात आती है तो सबसे पहले, अगर वाकई में मेरे ख्याल से कोई अगर एक ऐसा चैनल है या समाज की, राष्ट्र की बात आती है तो वो सालासर न्यूज़ है। तो मैं उसके लिए पहले अब आपको पूरी करनी सेना भारत की टीम की तरफ से धन्यवाद देता हूं, और चाहूंगा कि जोरदार तालियां भी हों जो हमारे भाई बैठे हुए आप लोगों के लिए। अब अपना आप सवाल है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अमित शाह जी हैं जो कि बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, इनका सीधा सा संदेश ये था कि सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस जो हमारी है वो फेलियर है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए हमारे साथ जो बैठे हैं हमारे बहुत ही सम्मानित रजनी गुरु जी बैठे हैं, साथ में हमारे भाई बैठे, समाज में ये भी काम करते रहते हैं और कहीं ना कहीं हम इनसे मुखातिब होते रहते हैं। देखिए सबसे हाँ, नहीं देखिए मैं तो किसी पार्टी से हूं नहीं, तो मैं इसमें पार्टी की बात नहीं करूंगा। भारत अपना लोकतंत्र अधिकार है, देश है, स्वतंत्र रूप से हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की इजाजत है, तो वो अपनी बात कह सकते हैं, मैं अपनी बात कह सकता हूं, आप अपनी आप रख सकते हैं, और आदरणीय स्वामी जी अपनी। सबसे बड़ी विडंबना हमारे भारत देश में क्या है, बात अगर आतंकवाद की करता हूं, जो यहाँ पर रहकर, वो किसी मजहब की बात नहीं, जैसे कि हमारे भाई साहब ने बोला, बिल्कुल सही बात है, मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको मालूम होता है कि इस प्रकार की गतिविधि हो रही है। भारत तो सबका है, लेकिन सबसे बड़े आतंकवादी वो हैं जो इस बात का विरोध नहीं करते हैं, जानते सब कुछ हैं। साहब उसने ऐसा कहा, साहब फलनुआ ने ऐसा कहा, मैं किसी का, ये लीपा पोती मत करिए। अगर कहना है तो डंके की चोट पे कहिए कि अगर आप मनोज चौहान है तो आप हैं, और सुमित प्रताप सिंह हम हैं तो हम हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के दो रूप नहीं हो सकते, एक ही रूप होता है। तो सबसे बड़े उन गद्दारों से निपटने से पहले जो भारत के अंदर बैठे गद्दार हैं, उनसे हमें नहीं, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा आपसे कोई विवाद नहीं, ना हमको आप कोई कुछ दे रहा, ना हम आपको दे रहे, लेकिन सबसे बड़ा बेवकूफ और सबसे बड़ा नपुंसक इंसान वो है जिसको सब कुछ मालूम होने के बाद अपने भारत के हित में बात नहीं कर पाता, अपने राष्ट्र के हित में बात नहीं कर पाता, अपने समाज के हित में बात नहीं कर पाता। और अगर हम खड़े हैं, मुझे मालूम है कि अगर ये गलत है तो मैं इनका विरोध करूंगा और मरते दम तक विरोध करूंगा। और यहाँ नहीं, न्यूज चैनल नहीं, संसद की बात आए, कहीं भी किसी की बात आए, सुप्रीम कोर्ट की बात आए, मैं खुलकर कहूंगा कि ये चीज गलत है तो गलत है। तो उन आतंकवादियों से सबसे पहले हम लोगों को निपटना है। आपके मैं न्यूज चैनल के माध्यम से बता दूं, जो हमारे साथ रहकर भी लोगों को विरोध करते नहीं, उनका विरोध नहीं करते, बोलते साहब ऐसा, अरे आतंकवाद तो हम स्वयं कर रहे हैं। बात रही फेलियर की, फेलियर अगर होता तो एटीएस गुजरात या तमाम सारे जहां जहां पे ये हुआ, ये यहाँ के लोगों को जो आए थे इस प्रकार का कृत्य करने वाले थे, उनको डिटेन ना कर पाती, नंबर 1। दूसरी बात, चुनाव हो रहा है बिहार और धमाका हो रहा है दिल्ली, तो दिल्ली और क्या मतलब है कनेक्शन कुछ आपको दिख रहा है? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं लग रहा, लेकिन एक बात से सहमत है कि जब जब इलेक्शन या चुनाव आता है, ये कभी हम लोग पूर्व पहले सुनते थे कि हाँ भाई आजकल ये चुनाव हुआ तो हैक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन अभी 21वीं सदी में काफी बहुत सी डेवलपमेंट हो चुकी है और बदल गई है। ठीक है, सुरक्षा में चूक इस जगह हुई है
ये बिल्कुल बात आपकी कहूंगा कि जब कभी एक जगह कोई ब्लास्ट होता, सपोज दैट दिल्ली में हो गया, तो पूरा भारत एक्टिव हो गया। वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, संगीन चेकिंग अभियान कर दिया, सारी गाड़ियां चेकिंग, स्टेशन चेकिंग। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे गृह मंत्री, प्रशासन या शासन जो भी है, उनको वार्न करना चाहता हूं और उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि आई विल रिक्वेस्ट टू, इस प्रकार की चेकिंग उस समय मत करिए जब कहीं ब्लास्ट हो गया तो सब लोग लेके घूम रहे, चेकिंग कर रहे। ऐसा चेकिंग निरंतर 24/7 होना चाहिए। उसके लिए एक ब्रांच बनाए, एटीएस हो, क्राइम ब्रांच हो, एलसीबी हो या लोकल पुलिस स्तर हो, एक ऐसी ब्रांच बनाते जिसका सिर्फ काम यही हो कि वो सिर्फ चेकिंग करती ही रहे। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, पूरी जनता उनका सपोर्ट करेगी। ये नहीं कि आज दिल्ली में ब्लास्ट हो गया तो पूरे भारत में चेकिंग चल रही। क्यों भैया, अभी तक क्या सो रहे थे? ट्रेनों में लोग यात्री, उनका सामान खोल खोल के देखा जा रहा। मैं कहता हूं ये क्यों ऐसा होता है? जे हमको पहले ही मजबूत रहना है और पहले ही हम तो कहते हैं रोज चेकिंग करिए, आप डेली चेकिंग करिए, सबकी चेकिंग करिए। ये नहीं कि कोई नेता जा रहा है, कि बहुत बड़ा कोई आदमी जा रहा है, उसको हम छोड़ देते। कई बार हमारे टीवी के माध्यम से हमको पता चलता है। तो ये हमारा फेलियर, ये हम लोगों का फेलियर है कि हम लोग इस पे ऊपर आवाज नहीं ठीक है स्वामी जी, जैसा सुमित प्रताप जी ने जैसा बताया, इसमें दो तरीके का सवाल खड़ा होता है। एक तो सरकारें इंतज़ार कर रही होती हैं कोई धमाका हुए तो ही हम जांच करेंगे। दूसरी चीज़, सिर्फ फोकस किसी राज्य में चुनाव हो रहा है वहाँ पे फोकस कर देना, सारा फोकस उस एरिए में, ताकि जो इस तरीके के मानसिकता के लोग रहते हैं, आतंकवादी मानसिकता के लोग रहते हैं, इनको मौका मिल जाता है कि यहाँ पे फोकस नहीं है तो हम इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं कि सरकारों को इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? सिर्फ एक चुनाव के लिए सारी चीज़ें, सारी फोर्स उधर ध्यान पे लगा देना, जितनी एजेंसीज हैं सारे उधर लगा देना, और आपके केंद्र में धमाका हो जा रहा है। गुजरात में जबकि 3-4 दिन पहले ही एटीएस की टीम ने वार्न किया था कि यहाँ पे आतंकवादी पकड़े गए हैं। क्या दिमाग की घंटी नहीं बजती सरकारों की? कैसे? मैं आपकी बात से खुद सहमत हूँ। सुमित जी ने बोला ना कि जब एक टाइम बम ब्लास्ट होता है तो आप पूरे देश में हाई अलर्ट कर देते हो। ये बात ऐसा नहीं होनी चाहिए। 24 घंटा होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और सरकार, भाई इलेक्शन आप कहीं भी पूरे देश में अपने करते हो तो पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था सब कुछ वहां लगा देते हो आप। तो यहाँ के भरोसे पे छोड़ेंगे हम लोग? सिर्फ बिल्कुल। यात्राएं पे यात्राएं हाँ। होती रहती हैं, जनसेवा करना, सारी आपके साथ तो पूरे कमांडो चलती है। मानते हैं आप सरकार की फेलियर बिल्कुल। इसमें? आपके साथ पूरे कमांडो चलते हैं तो देश में क्या भगवान भरोसे चलेगा? उसके साथ भी मैं ये कहता हूँ कि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण हमारे देश की है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला ना कि आपको हमने चुनकर वहां भेजा है, तो सबसे पहला दायित्व आपका ये है कि देश सुरक्षित, देश की जनता सुरक्षित, हर काम और ईमानदारी से निभाए। और दूसरी बात, मैं तो ये कहता हूँ कि हमें नहीं चाहिए रोड रास्ते, हमें नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन। सबसे पहले आप बॉर्डर का काम करो। उससे घुसपैठिया आते हैं तो आप तब तक कहाँ हो? आप बोलते हो, आपको पता है इसका मतलब कि आते हैं। आप ही बोलते हो ना कि इतने करोड़ घुसपैठिया रोहिंग्या हमारे देश में है। आंकड़ा तो आपने बताया। जब आप वो जानते हो कि आते हैं तो बंद करने का रास्ता भी आप जानते होंगे ना। अब मैं तो ये कहता हूँ कि सब सड़कें बंद करो, नहीं चाहिए हमारे को। हम लोकल में घूम लेंगे, बुलेट भी नहीं चाहिए हमारे को। सबसे पहले आप हमारे देश की जो बॉर्डर व्यवस्था है उसको ऐसा मजबूत बनाए, एक भी परिंदा इस पार नहीं आ पाए। हमारे अंदर के लोगों से भी खतरा है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, जयचंद बैठे हुए अपने देश के अंदर ही, कुछ गद्दार हमारे ही बैठे हुए ना, तब जाके तो ये काम सफल हो पाता है ना। देखो, कोई भी चोर चोरी करता है तो सबसे पहले वो रेकी करता है कि घर में कौन आता है, कौन जाता है, कितने बजे आता है, इनका क्या बिजनेस है, मेरे को मौका कब, चांस कब मिलेगा। रेकी तो करेगा ही, रेकी करने के बाद वो अपने काम को अंजाम देगा। तो इसी तरह अपने जयचंद इसमें मिले हुए हैं तो सब माहिती उनको देते हैं, ऐसे ऐसे करो, यहाँ जाओ, यहाँ पब्लिक है, यहाँ ऐसा करो। तो मैं ये कहता हूँ कि आप 24 आवर्स अलर्ट रहिए, कोई भी सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया उनकी ही फर्ज है, लेकिन हम ऐसे जनता हम भी सपोर्ट करेंगे। दोनों हाथ से ताली बजती है, हम कहते हैं ना।
बहुत अच्छी बात कही हमारे परम पूज्य महाराज जी ने। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आप पूर्व में जाइए तो अभी देखिए एक अभियान चला था पूरे भारतवर्ष में कि कितने भी बांग्लादेशी पकड़े गए थे और उनका घर घर जाके आधार कार्ड और ये पासपोर्ट और तमाम सारी जो चीज़ें होती हैं एक्सेट्रा। तो मैं ये देखता हूँ जो मेरे ख्याल से मेरे भी नज़दीकी कई पुलिस स्टेशनों में मैंने जब कभी गया इधर उधर देखा तो उसके अंदर भी थे, उनका फॉर्म भर रहा था, उनको कहाँ भेजा इन्होंने, उनका क्या किया, आज तक उसका कोई डाटा नहीं आया, ना कोई रिकॉर्ड आया। और मेरे ख्याल से जो मेरे पास नॉलेज आई कि वो लोग शायद फिर वो उसी प्रकार से अपना जीवन यापन करने लगे। नंबर 1 है, ये सबसे बड़ा फेलियर है कि पकड़ा तो हमने बहुत, घर में जा जाके क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद उसका क्या किया किसी को कुछ नहीं पता चला। नंबर 2, भारतीय सेना हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, इंडियन आर्मी या जो भी हो, इतनी सक्षम है, इतनी मजबूत है कि अगर उनको पूर्ण रूप से अगर ऑर्डर दे दिया जाए कि इधर का आदमी उधर नहीं और उधर का आदमी इधर नहीं आओ, तो हमारे देश के जो हैं जवान ऐसे हैं जो अपने आप को बलिदान कर देंगे लेकिन उधर की हवा भी इधर आने नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं तो फेलियर है। और बात रही 70 साल और 12 साल, इसको हटाते हुए हम जितने लोग हैं, जब तक हम आपस में संगठित नहीं होंगे तब तक एक नहीं 50 आतंकवादी यहाँ दिखेंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम संगठित रहेंगे, और ये आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जनता को भी बताना चाहता हूँ कि ठीक है, सरकार के भरोसे मत छोड़िए, अपनी आंखें और कान खुला रखिए। कहीं ऐसी उनको गतिविधि दिखती है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये ऐसा है इस प्रकार का, तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना करें, आपके जो वडील हैं उनको बताइए। तो हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है कि ये नहीं कि एटीएस के हम भरोसे हैं और क्राइम ब्रांच के भरोसे, अरे वो तो अपना काम कर रहे, लेकिन जो हमारी पब्लिक प्लेस में सबसे ज़्यादा हम लोग रहते हैं, अगर हम लोग को कहीं ऐसा लगता है तो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में बताइए, आतंकवाद ऑटोमेटिक जड़ से ख़त्म होने का काम करेगा। सभी हमेशा सवाल तो इस तरीके से करते रहते हैं, लेकिन देखा जाता है कि सरकार में कोई भी आकर बैठे, लेकिन रियल में अगर देश की सुरक्षा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सभी नाकाम नज़र आते हैं। 10 नवंबर की यह घटना, जब हम गुजरात, गांधीनगर और दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो वापी शहर की शायद घटना मालूम हो आप लोग को। 4 तारीख को अपने एसओजी टीम ने यूपीएल ब्रिज के नीचे से एक बांग्लादेशी को पकड़ा, जिसके पास से दस्तावेज भी बांग्लादेशी ही मिले। तो हम जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं या फिर अगर कड़क शब्दों में बात की जाए तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम का माहौल देश के अंदर चल रहा है, इसके अलावा दूसरा कोई माहौल नहीं है। स्वामी जी ने बात की विकास की, ज़रूरत हर चीज़ की है, क्योंकि आज के समय में आप लग्जरीज गाड़ियां लेके आ रहे हैं तो वो फिर चलेंगी नहीं। अगर मिट्टी वाले आपको सड़कें चाहिए या पत्थर वाले, वो नहीं चलेंगे। लेकिन देश जब से चल रहा है, विपक्ष में कोई हो या आप लोग जैसे समाज सुधारक हैं, तीनों लोग जो आप साथ में जुड़े हैं, इन चीज़ों को लेकर, जैसे अभी बांग्लादेश घुसपैठियों की बात हुई, काफ़ी बड़े आंकड़े दिए गए, लेकिन किसी भी चैनल के माध्यम से ये चीज़ें नहीं दिखाई गई कि उन बांग्लादेशियों को उठा के उनके देश भेज दिया गया। हम बात अगर लोकल की करें, जैसे वापी का हमने बताया आपको, 10 नवंबर को जब उस बांग्लादेशी को यूपीएल ब्रिज के नीचे एसओजी टीम पकड़ती है, राक्षस था वो, अदृश्य होके आया, भगवान था, कौन था वो, किस तरीके से यहाँ तक पहुँच गया। यानी कि हमारे बगल में भी कोई आकर बांग्लादेशी बैठा हो, हम सिर्फ मंच से खड़े होकर किसी पार्टी के विरोध में बोलेंगे, या जो इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने शायद राजनीति का करियर शुरू किया हो या इस देश को बनाया, हम उनके बारे में चर्चाएं तो करते रहते हैं। लेकिन रियल में आज के समय में अगर हम जब सत्ता में बैठे हैं तो क्या हमने देश की सीमाओं को या देश की जनता को सुरक्षा दे पाई है? क्या कहेंगे? बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए इस प्रकार का, तो एक प्रकरण और है, सीमा हैदर वाला। पाकिस्तान से आके वो यहाँ पर रहने लगी और सचिन के साथ में रही, उसके पीछे तमाम सारा एक NSIT चल रही है और ATS लगी है, तमाम जांचें हो रही, कुछ उसके बाद में मैटर ठंडा हो गया। और मेरे ख्याल से हमारे जितने बुद्धिमान और मजबूत लोग हैं हमारे साथ, मतलब जो भी समाज करता है या बड़े बड़े विधायक हैं या कोई MLA हैं जो बहुत बड़े मतलब सिस्टमेटिक ढंग से, उन्होंने भी उसकी जांच करने की कोशिश नहीं करी कि वो कहाँ से चले गए। सवाल यही है ना, क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा होता है तो समाज सेवक हो या संगठन वाले हो, नहीं, ये बड़ा मुद्दा है, छोटा नहीं है। उस टाइम पे हम सरकार से सवाल क्यों नहीं कर पाते? सबसे बड़ा मुद्दा पहला यही है नहीं, कि हम सरकार से सवाल क्यों नहीं कर पाते। बिल्कुल आपकी बात सच है। मैं बता रहा हूँ, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, हर आदमी स्वतंत्र है,
सब स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूँ, आप भी स्वतंत्र हो, जितना हिंदू स्वतंत्र है उतना मुसलमान स्वतंत्र है। लेकिन एक ऐसा हम लोगों के दिमाग में या लोगों के दिमाग में इस प्रकार की बात कर दी, अब जैसे कि यहाँ पे चर्चा कुछ हो रही थी, लेकिन क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। और हिंदू एक ऐसा धर्म है, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि जिसने सबको अपने लिए शरण दी है और सबके भले के लिए और सबके हित के लिए काम किया। सनातन धर्म ने कभी किसी का भेदभाव नहीं किया और कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो। जब भी आप इतिहास देखोगे तो हम लोगों ने सबकी रक्षा करी है और हम लोगों ने सबको शरण भी दी है, लेकिन उसके बदले में कहीं हमारे गले काटे जाते हैं, कहीं हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होते हैं या कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़। तो हम लोग को सतर्क रहने की जरूरत है और समझदारी से रहने की जरूरत है। और दूसरी चीज, मैं तो आपके टीवी के माध्यम से और आपको भी बहुत धन्यवाद करूं कि इतना अच्छा मुद्दा आप उठाते हैं। उस समय भी कोई ऐसा चैनल नहीं था, ना कोई ऐसी मीडिया थी जो इसने बताया कि भाई इनके इतने आंकड़े थे और इनको कहाँ भेजा गया, कहाँ नहीं। मैं तो आज भी आपके उससे सरकार से पूछना चाहता हूँ, और जहां अगर कोई ऐसी बात आएगी समाज राष्ट्र भगवे झंडे के लिए, करणी सेना और आपका सुमित प्रताप सिंह सदैव खड़ा रहता है, 24 घंटे खड़ा रहता है। यहाँ पे देखते हैं आप कैसी कैसी स्थितियां आती है, लेकिन हम लोग हमेशा डट के खड़े रहते हैं, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, भगवे झंडे के हित में। जब बात हम कर रहे हैं, जैसे सवाल वापस दोहराना पड़ेगा मुझे कि हम गुजरात और यानी कि गांधीनगर और दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बताया कि यूपीएल ब्रिज के नीचे 10 तारीख को एसओजी टीम ने ही उसको पकड़ा। खुफिया एजेंसी होती हैं, किस तरीके का काम रहता है, क्या काम करती होगी वो। वहाँ पे आया, हो सकता है उसके पास भी कोई ऐसा विस्फोटक हो या उसकी और भी टीम हो, वापी में फैली हुई हो, हमारे आसपास कहीं पे भी हो, वापी में भी कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है। विस्फोट होने के बाद जिम्मेदारी लेना या फिर उसके बाद भाग दौड़ करना, जैसे अभी एक थोड़ा सा मुझे हंसी जैसी लग रही थी, ट्रेन में मैंने देखा एक 9 सेकंड का वीडियो कई चैनलों पर चल रहा है, कई सोशल मीडिया पर चल रहा है। 9 सेकंड के वीडियो में आपने कितनी ट्रेन की जाँच की होगी? मतलब एक मजाकिया तरीके से सुरक्षा की बात चलती है। वो व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा कैसे, किसके थ्रू आया? कोई ना कोई तो उसका सहयोगी होगा। एक्चुअली आतंकवाद ऐसा विषय है ना जिसमें पूरा देश या दुनिया यूँ के है ना कि एकदम संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। भारत सरकार के पास कौन सी पॉलिसी है ना, इस पे ना तो कोई कभी मीडिया ब्रीफिंग हुई, ना किसी के पास ऐसा कुछ पता है कि ये प्रोजेक्ट, जैसे आपने कहा ना कि बांग्लादेशी को पकड़ा तो उसके साथ नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसको कैसे एकोमोडेट करेंगे, सजा देंगे, क्या करेंगे, वो कोई पॉलिसी नहीं है हमारे पास। राहत इंदौरी साहब का एक बहुत पुराना शेर था, सबने सुना होगा, मुझे पूरा शेर याद नहीं है, लेकिन इतना था कि थाली में पुलाव है मतलब, या सरहद पे तनाव है तो मतलब चुनाव है। बहुत बहुत राहत साहब ने बात कही थी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मुद्दा कोई भी हो, सरकार को पता है हमारी कमजोर नब्ज क्या है, उसको पता है ये हिंदू मुस्लिम किया जा सकता है। आप एक बात कीजिए ना, कितने भी चैनल्स पे आप टीवी खोल के बैठिए, या सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटली सब लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, कितने चैनलों पे विकास की बात होती है? होती ही नहीं है साहब। चुनाव भी होता है ना कहीं पे, तो मुद्दे नहीं उठाते, जो मुद्दे उठाते हैं ना वहाँ चुनाव का स्वरूप अलग हो जाता है। जातिगत धर्मगत व्यवस्था इतनी जड़ों में घुस चुकी है ना, जहर जैसा है, और ये स्नेह स्नेह बढ़ रहा है, जिसका नुकसान देश की व्यवस्था को, अभी सरकार की सबके लिए खराब है। और एक इस सरकार की एक सबसे बड़ी कमजोर कड़ी आप समझिएगा, हम मुख्यमंत्री सुनते हैं 5 साल के लिए, मंत्री 5 साल के लिए, विधायक 5 साल के लिए, एमपी 5 साल के लिए, और सेना की जवानों की नियुक्ति हो रही है 4 साल के लिए। कौन सी मजबूती दे रहे हैं? मैं जहाँ से आता हूँ, उत्तर प्रदेश बिहार से, हमारे यहाँ बच्चे इसकी तैयारी करते थे, सुबह 4 बजे उठ के 3 बजे से दौड़ने लगते थे। उनके लिए एक जीविकोपार्जन का भी साधन था और देव सेवा का भी एक बहुत सुंदर मौका था। वो व्यवस्था बंद हो गई। 4 साल में क्या करेगा बेचारा? किसी भी कंपनी को जब आप ज्वाइन करते हैं ना, तो उस कंपनी में जो सामान्य तौर पे, हमारे यहाँ भी यही चीज़ है कि हम उसको 6 महीने 1 साल के प्रोबेशन पे रखते हैं, उसके बाद उसको हम परमानेंट करते हैं ताकि उसकी प्रक्रिया को समझे कि ये लोग काम कैसे करते हैं। तो अग्निवीर क्या है? मजाक ही तो है, क्योंकि सरकार को उसकी चिंता नहीं है। संवेदनशील सरकार है नहीं है, मानो या नहीं मानो, मैं किसी पक्ष की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं करीब से पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, और अपने को कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम लोग ये बात करते हैं। संवेदनशील इसलिए नहीं है, उसको चिंता ही नहीं है रोजगार की, उसको चिंता ही नहीं है कि क्या होगा हेल्थ सेक्टर में, उसको चिंता ही नहीं है कि क्या होगा सड़कों का। सड़कों पे तो लोग इस बार मरे ना, अभी सड़कें बना रहे हैं। ये तो हम लोग स्थानीय स्तर पे, राष्ट्रीय मुद्दों को हम क्या छेड़े, उतनी काबिलियत हमारी है नहीं, लेकिन स्थानीय स्तर पे आप देखो ना,
चुनाव जीतना, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो एक पूरे साल इलेक्शन मोड में रहती है। कभी भी चुनाव लड़ती, कभी भी चुनाव जीत जाती है। उनको वो पता है कौन सी गुगली फेंक कहाँ पे पेस स्लो करना है। इसमें थोड़ा शॉर्ट में जवाब प्लीज़, दीजिएगा। क्या जो मौजूदा सरकार है सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है और इस तरीके के देश में घटना हो जाने के ऊपर भी पॉलिटिक्स कर रही है? हो ही रहा ना साहब। जब आरडीए पुलवामा में आया था तो किसी ने बताया कहाँ से आया, कैसे घुसा? जांच में 30 किलो हो गया है। खैर वो 30 अलग किलो मुद्दा भी है। चलो 30 किलो, 3 ही किलो माल कहाँ से आया? वो 300 बता किलो तो से दे। 30 किलो शायद कुछ दिन में खत्म सरकार हो जाएगी। बोले- मैं बड़ा सवाल कर रहा हूँ सरकार से, वो जांच अभी तक बाहर नहीं आई है। 300 से 30 किलो और वो आया तो कहाँ से आया? खैर इस पे लेके सरकारों तक की बात जाएगी तो शायद मेरे ऊपर केस भी कर दें कि भाई तुम सवाल क्यों कर रहे हो, लेकिन हम खैर कर लेते हैं। हम वो बड़े बड़े टीवी चैनलों पे बैठ के सवाल नहीं करते हैं, लेकिन जितना भी है हमारा सवाल करने का अधिकार हम करते हैं। अगर है उनके पास जवाब तो दें। और बस एकदम आखिरी सवाल रहेगा, छोटा छोटा 2-2 सेकंड में। हम आज कोई डिबेट शो नहीं कर रहे थे, कोई हमारे पास सरकारी नुमाइंदा नहीं है इस बारे में बात करने के लिए। चीज़ आया कहाँ से, तो हम एक चर्चा रखे थे कैसे बचा जाना चाहिए। बस आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए, आपके पास एसओपी होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो है, हाँ, जैसे देश की आम जनता के हिसाब से हम कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सरकारी कोई नुमाइंदा रहता है इस बारे में सुमित बात भाई ने करने के लिए तो कहा हम ना कि बात लोग करते हैं। बताए, लोग जताए, लोग खबरें दें, ये सब तो होता रहेगा, ये तो हम करेंगे ही। ये तो नैतिक, ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर मेरे बगल में चोर रहता है तो मैं जाके बताऊंगा वो चोर है, ये तो नैतिकता है मेरी बताने की। लेकिन भैया सरकार की जिम्मेवारी कहाँ खत्म हो जाती है? चुन के भेजा है सुख सुविधाओं के साथ, राजे महाराजे वाली जिंदगी जी रहे हैं, बेटे से लेके और ऊपर तक। बट हमारे वाले कहाँ हैं? आज 90% जो यूथ है ना, उसको पता ही नहीं करना क्या है। और आतंकवाद का एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी। जब खाली दिमाग रहेगा ना, हमारे यहाँ बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का। अब सोचिए ना भैया, कहाँ कहाँ है पॉलिसी? ना एजुकेशन पॉलिसी है, ना हेल्थ पॉलिसी है, ना प्रोटेक्शन पॉलिसी है, ना बॉर्डर पॉलिसी है। स्वामी जी, छोटा सा, आतंकवाद से कैसे सुरक्षित हो गए हम लोग आम जनता? सबसे पहले तो जागरूकता आनी चाहिए देशों में। और दूसरी बात, जब बोला ना बेरोजगार बहुत है हमारे देश में, आजकल एमबीबीएस डॉक्टर बन रहे, वकील बन रहे, सब बन तो बहुत है, लेकिन उनके लिए भी नौकरियां भी उतनी उत्पादन करनी चाहिए ना। और जब खाली दिमाग शैतान का होता है, जब वो अपने काम पे लग जाएंगे तो खाली क्या है, दूसरा सोच कर देंगे। है ना, करोड़ों नौकरियां मिल रही हैं बिहार में, और कोई चुनाव आने दीजिए आपको, जैसे यूपी में आएगा वहाँ पे भी नौकरियां बटेंगी। सुमित जी, कैसे बचा जाना चाहिए? देखिए, मैं तो दोनों लोगों की बातों से सहमत हूँ, लेकिन मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया कि घर में एक अलमारी है और उसमें कपड़े रखने की जगह नहीं है, लेकिन कपड़े फिर भी कम है। बहुत बड़ी बात है ये। 1 लाख रुपए का मोबाइल युवा चला रहा है, 2 लाख या 3 लाख रुपए की गाड़ी से, बाइक से घूम रहा है, और थोड़े से और जो उस टाइप के हैं वो स्कॉर्पियो से घूम रहे हैं, थार का आजकल प्रचलन चल रहा है, और थोड़ा और है तो मर्सिडीज से घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन बेरोजगारी अभी भी है। मुझे तो कोई सड़क पे नहीं दिखाई पड़ रहा कि कटोरा लेके भीख मांग रहा हो या अपनी डिग्री लेके घूम रहा होगा। अगर आप काबिल होगे तो सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप एक आंगनवाड़ी का पढ़ा हुआ बच्चा, डॉक्टर साहब बिहार से है मेरे ख्याल से, और सबसे ज्यादा आईपीएस और आईएएस सबसे ज्यादा बिहार से है मेरे ख्याल से, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जी 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 बिहार से वो लोग हैं, जी जी पर बिहार की वजह से नहीं है, जी जी। तैयारी फिर भी नहीं कर रहे, तैयारी अच्छा, इलाहाबाद। नहीं नहीं, लेकर कहीं से वो हैं। सोर्सेस नहीं मिल अगर- पा रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब की मैं अपनी बात कह रहा हूँ, और अपनी बात कहने का हर व्यक्ति को स्वतंत्र प्रभार से अधिकार है। मैं डॉक्टर साहब की बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब हमारे बहुत आदरणीय हैं और रहेंगे भी। इस चैनल पे जो बैठता है वो वाकई में बहुत उच्च क्वालिटी के लोग होते हैं। मैं ये कह रहा हूं, जो बिहार का हमारा खून, तो अब मेरा खून क्या राजपूताना खून है, तो हम लोग हमेशा अग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये हमको वो तो वहां दिल्ली में नहीं सिखाया जा रहा, क्योंकि हम जहां से आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि 1.5 लाख का मोबाइल चला रहे हैं, 2 लाख की बाइक से घूम रहे हैं और तमाम सारी चीजें, लेकिन बेरोजगारी। एक बता रहा हूं, जो गरीब आंगनवाड़ी से पढ़ा हुआ व्यक्ति आईएएस और पीसीएस बन के घूम रहा है, और सन कॉन्वेंट्स और ये जितने बोर्डिंग स्कूल है, यहाँ के पढ़े हुए लोग क्या करें, सिगरेट पी गए। तो कहीं ना कहीं संस्कारों का भी है
है। और बात रही बेरोजगारी का, जब 50 रुपए लीटर, वो 20 रुपए लीटर पेट्रोल था तब भी चला रहे थे, आज 130 रुपए लीटर है तो भी चला रहे। उस समय भी जिंदा थे और आगे भी जिंदा रहेंगे, चाहे सरकार कोई आए अन्यथा नहीं आए। ये हमें अपनी बुद्धि और विवेक से सोचना है कि कैसे हमको क्या काम करना है, कैसे बढ़ना है। बोलते रहो युवाओं को दौड़ो लगाओ उसमें है। हमारे यहाँ तो 6 लोग हुए थे, कभी कोई सब अपने आप भर्ती हो गए। आज भी बहुत चीजें उसको हमको खोजने का और उसको समझने की जरूरत है। और बाकी आदमी तो वही है जो लहरों को चीर के आगे निकले, बहाव में तो सब बह जाते हैं। तो हम तो भाई हमेशा लहरों को चीर के आगे निकले हैं। बाकी आप सबका बहुत धन्यवाद। मेरी बातों से अगर किसी को कुछ ऐसा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत लेकिन समाज राष्ट्र की बात आएगी तो बोलता हूं। और आप सभी महानुभावों को सुन के ऐसा लगा कि देश में आतंकवाद का एक कारण जो मुझे दिखाई दिया, बेरोजगारी। और मोदी साहब तो कह रहे हैं पकौड़े तलो आप लोग, आप जितने बेरोजगार हो पकौड़े तलो। और शायद जो बेरोजगारी का एक फंडामेंटल है कि सरकारी नौकरी से ही नौकरी होनी चाहिए, तो ये तो है नहीं। क्यों डॉक्टर साहब, नौकरी किसी भी तरीके के होते हैं। और आप इसको कटाक्ष लीजिए या जो भी लीजिए, बड़ा मुद्दा था, चर्चा किया जाना चाहिए था इस विषय पे। सलासर न्यूज़ चैनल हमेशा इस तरीके के मुद्दों पे बात करते रहती है। आज आप जैसे महानुभाव है हमारे साथ में बात किए और कुछ सुझाव की भी हमने कोशिश की कि इसमें सुझाव मिले कि किस तरीके से इस सारी चीज़ों से बचा जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बेरोजगारी बताया, स्वामी जी ने और करणी सेना भारत के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने जिस तरीके से बताया, कई सारे सुझाव हैं। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, अपने आसपास के लोगों से जो आम जनता है वहाँ पे भी केयर करना चाहिए कि हमारे पास में कौन हमारा शुभेच्छक है और कौन हमारा शुभेच्छक नहीं है, हमारे हित में नहीं सोचता है। इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। विनय भाई। बिल्कुल, इस तरीके के मुद्दे तो हम लगातार उठाते रहेंगे, क्योंकि आप कार्य कोई भी कर रहे हो, लेकिन सर्वप्रथम जाति और धर्म छोड़ के आपके लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। देश में रहने वाला वो कोई भी धर्म, कोई भी जाति का, कोई भी मजहब का, किसी भी गांव और किसी भी शहर का व्यक्ति हो, सर्वप्रथम आपके लिए अगर राष्ट्र रहेगा तो ही आप देश के अपने स्तंभ को मजबूत कर सकेंगे। अन्यथा आप हिंदू, मुस्लिम या अदर जाति या कास्टों को लेकर लड़ते रहेंगे। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सभी को एक साथ खड़ा रहना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं इस तरीके के आतंकवाद से लड़ना भी पड़ेगा। लेकिन कई सारे सवाल इसके पीछे छोड़ के जाएंगे हम। शिक्षा की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, विकास की बात हो, कई सारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उठेंगे ही, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है। जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है, अगर पिता गरीब है और उसको पढ़ा नहीं पाता, तो बड़े होने के बाद वो बच्चा जब कंपनी में मजदूरी करता है या कहीं पर जाकर वो क्या बोलते हैं यहाँ पे कड़िया का काम करता है, तो सवाल हमेशा अपने बाप के ऊपर ही खड़ा करता है, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, पढ़ा नहीं पाया। इसी तरीके से देश का जो सबसे बड़ा कर्तव्य होता है वो देश की सरकार का होता है। मुद्दे जितने उठते हैं, हालांकि कोई कम कोई ज़्यादा करता है, लेकिन जवाबदेह जो व्यक्ति होता है वो सरकार होती है और उससे सवाल हमेशा किया जाना चाहिए और होता ही रहना चाहिए और लोगों को करते भी रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने हक की बात तभी कर सकते हो जब आपको जानकारी होगी। स्वामी जी ने बार बार एक चीज़ कही है कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, उनके मन में ये बातें डाली नहीं जाएंगी। जागरूकता मतलब क्या, लोगों को पता ही नहीं है। सुमित जी ने कहा कि लोग मोबाइलों में लगे हुए हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि लोग बेरोजगार तो हैं। ये चीज़ छुपाने लायक नहीं है, क्योंकि कई आपने देखे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, नेशनल चैनल के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से, मुंबई में जब वैकेंसी निकली, शायद 1000 लोगों की वैकेंसी और लाख लोग वहाँ पर पहुँच गए, भगदौड़ में कई लोग मर गए। ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, पास में अंकलेश्वर है, वहाँ पर वैकेंसी निकली, लोग यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर भी शायद 1500 वैकेंसियाँ थी, लाखों लोग वहाँ पर पहुँचे, रेलिंग टूट गई, कुछ लोग दब गए और मर गए। तो रियल में जो सवाल हैं वो तो रहेंगे ही और उसके ऊपर सरकार को सोचना पड़ेगा। इस तरीके के समाज सेवी लोग समाज में जागरूकता भी फैला रहे हैं और हम भी अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से करने की हमेशा कोशिश करेंगे और इस तरीके के विषय, इस तरीके के सब्जेक्ट देश हित में लेकर सालासर न्यूज़ हमेशा आता रहेगा। आप सभी के अपने क्या सुझाव हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।